केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित विश्व का 47वां सबसे बड़ा देश, जिसके इतिहास पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि इस संसार के शुरुआती होमो सेपियंस का इस देश से संबंध था। रिसर्च से पता चला है कि लगभग 20 मिलियन वर्ष पहले यह देश स्तनधारी जीवों के एक गण का निवास स्थान था, यानी कि केन्या नाम की जगह मानव इतिहास के सबसे शुरुआती दौर का गवाह रहा है। आज यह देश अपने कल्चर और शानदार प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के अलावा खेल की दुनिया में अपने एथलीट्स की वजह से एक अलग पहचान रखता है। लेकिन एक समय था जब केन्या को क्रिकेट की दुनिया में भी सबसे तेजी से उभरते हुए देश के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि साल 2003 विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाला यह देश आज क्रिकेट की दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गया है। नारद टीवी की खास पेशकश नो योर कंट्री में आज हम इस देश का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्श से गर्त में पहुंचने तक के सफर को जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 19वीं शताब्दी के 8वें दशक में केन्या पर ब्रिटिश हुकूमत ने अपना कब्जा जमा लिया था। साल 1888 में इंपीरियल ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंपनी के यहाँ आने के साथ ही देश में क्रिकेट के खेल ने भी अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश राज ने यहाँ युगांडा रेलवे का निर्माण शुरू कर दिया था, जिसके लिए जरूरी मानव शक्ति को भारतीय लोगों के जरिए पूरा किया जाता था। और कहा जाता है कि रेलवे के निर्माण पर काम कर रहे केन्या और भारत के लोग यहाँ अपने खाली समय में अलग अलग तरह के खेल खेला करते थे, जिसमें कभी कभी क्रिकेट भी शामिल होता था। केन्या की धरती पर खेले गए जिस पहले क्रिकेट मैच के बारे में जानकारी मिलती है वो साल 1899 में ईस्ट अफ्रीका, प्रोटेक्टोरेट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच मोम्बासा में खेला गया था। ब्रिटिश हुकूमत में आने वाले लगभग हर देश की ही तरह यहाँ भी इसके बाद क्रिकेट का खेल फलने फूलने लगा और जल्द ही केन्या के आम लोगों के बीच भी यह खेल अपनी जगह बनाने लगा था। साल 1910 में पूर्वी अफ्रीका में ऑफिशियल्स वर्सेस सेटलर्स नाम से एक क्रिकेट सीरीज शुरू हुई, जो साल 1964 तक यहाँ के डोमेस्टिक सर्किट का एक अहम हिस्सा बना रहा था। साल 1914 में केन्या की एक टीम ने सिर्फ एक मैच के लिए युगांडा का दौरा किया और वहाँ युगांडा को 5 विकेट से करारी हार थमाकर लौट आए। साल 1993 में यूरोपियन वर्सेस एशियन नाम से एक डोमेस्टिक क्रिकेट सीरीज शुरू हुई, जिसका ईस्ट अफ्रीका भी एक अहम हिस्सा था। क्रिकेट अपने पैर ईस्ट अफ्रीका में पूरी तरह फैला चुका था, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी। साल 1951 में केन्या की टीम ने तागनका के खिलाफ मैच खेला, इसमें विरोधी टीम की कप्तानी वेस्ट इंडीज मुल्क के खिलाड़ी ने की थी। अगले साल नटाल की एक टीम ने केन्या का दौरा किया, जिसमें अफ्रीकी खिलाड़ी रसल लिंडन ने शतकीय पारी खेली थी। सिलसिला चलता रहा। साल 1957-58 में एमसीसी ने फ्रेड ब्राउन की कप्तानी में केन्या का दौरा किया और फिर 1963 में एक और दौरा निर्धारित किया गया था। यह वो समय था जब केन्या को ब्रिटिश राज से मुक्ति मिल गई थी और ईस्ट अफ्रीका को आईसीसी ने अपने एसोसिएट सदस्यों में शामिल कर लिया था। यहाँ से केन्या के खिलाड़ी ईस्ट अफ्रीका के झंडे तले खेलने लगे और अगले 20 सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। हालांकि केन्या क्रिकेट एसोसिएशन का गठन साल 1953 में हो गया था। साल 1967 में भारतीय टीम ने ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया था और अगस्त के महीने में 3 दिवसीय मैच खेला, जो ड्रॉ पर खत्म हुआ। जिसके बाद 70 के दशक में भारतीय टीम ने बहुत से अनऑफिशियल दौरे भी ईस्ट अफ्रीका के साथ खेलने के लिए किए थे। साल 1972 में इंग्लैंड ने ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, जिसके बाद साल 1974 में एमसीसी की टीम ने नैरोबी जिमखाना क्लब में एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच भी खेला था। साल 1975 में आयोजित हुए पहले विश्व कप में केन्या के 7 खिलाड़ी ईस्ट अफ्रीका की टीम में शामिल थे। इस विश्व कप में ईस्ट अफ्रीका अपने पहले 3 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। आपको बता दें कि श्रीलंका के अलावा इस विश्व कप में नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन के तौर पर उतरी इस दूसरी टीम के खिलाफ खेलते हुए भारतीय टीम ने अपना पहला विश्व कप मैच जीता था। साल 1979 में पहली बार आईसीसी ट्रॉफी के रूप में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग नाम का नियम लागू हुआ, जिसमें ईस्ट अफ्रीका अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और इस तरह साल 1979 के विश्व कप से यह टीम बाहर हो गई थी। साल 1980-81 में ईस्ट अफ्रीका ने जिम्बाब्वे का दौरा किया और वहां 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज में भाग लिया, लेकिन यह टीम कोई भी मैच नहीं जीत पाई। यह दौरा ईस्ट अफ्रीका के बोर्ड तले केन्या के खिलाड़ियों का आखिरी दौरा था, जिसके बाद साल 1981 में ही केन्या ईस्ट अफ्रीका से अलग होकर आईसीसी का नया सदस्य बन गया। साल 1982, 1986 और साल 1990 में आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट्स में केन्या ने एक अलग टीम के तौर पर भाग लिया था, लेकिन किसी भी विश्व कप में अपना स्थान तय नहीं कर पाई थी। 80 के दशक में धीरे धीरे ही सही, लेकिन केन्या में क्रिकेट एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगा था। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का क्लब क्रिकेट स्ट्रक्चर था। केन्या के बड़े खिलाड़ियों की माने तो नैरोबी क्रिकेट क्लब
अरब लीग का जलवा उस समय अफ्रीका में आईपीएल की तरह था, जहां लोगों का एक बड़ा हुजूम मैच देखने आता था और खिलाड़ी खुद को किसी टीम में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। इस समय के दौरान संदीप पाटिल, संजय मांजरेकर, बलविंदर संधू, प्रवीण आमरे और चंद्रकांत पंडित जैसे बहुत से भारतीय खिलाड़ी भी इस लीग में हिस्सा लिया करते थे और इन्हीं में से कुछ खिलाड़ी केन्या की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को आगे बढ़ाने में भी मदद कर रहे थे। एक अच्छे डोमेस्टिक और क्लब क्रिकेट सर्किट का ही नतीजा रहा इस साल 1994 में आयोजित हुई आईसीसी ट्रॉफी में केन्या रनर अप रही और इस तरह एक आजाद टीम के रूप में साल 1996 का विश्व कप खेलने के लिए यह देश अब तैयार था। इस विश्व कप से पहले केन्या ने सितंबर-अक्टूबर साल 1995 में पहली बार साउथ अफ्रीका का दौरा किया था। 18 फरवरी साल 1996 को भारतीय टीम के खिलाफ केन्या ने विश्व कप में अपना पहला मैच कटक में खेला था। केन्या के क्रिकेट टीम का यह पहला वनडे मैच था। इसमें इस टीम की कप्तानी मॉरिस ओडुम्बी ने की थी। इस मैच में स्टीव टिकोलो ने केन्या की तरफ से खेलते हुए 65 रनों की पारी खेली थी, लेकिन फिर सचिन तेंदुलकर की मास्टर क्लास शतकीय पारी के चलते भारत यह मैच जीत गई थी। शुरुआत भले ही अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर केन्या का मुकाबला वेस्टइंडीज से हुआ, जिसके नाम उस समय सबसे ज्यादा विश्व कप ट्रॉफी थी। 29 फरवरी साल 1996 को यह मुकाबला पुणे में खेला गया, जिसमें केन्या की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 166 रन बनाए और ब्रायन लारा जैसे बल्लेबाज को देखते हुए मैच सभी दर्शक सहित खुद केन्या के खिलाड़ियों को भी एक तरफा नजर आ रहा था। लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ जो किसी ऐतिहासिक चमत्कार से कम नहीं था। कर्टनी बोल्स, कर्टली एम्ब्रोज और रोजर हॉपर की गेंदबाजी के सामने पत्तों के घर की तरह बिखरी केन्या की टीम ने शानदार पलटवार किया। रज्जब अली और कप्तान ओडुम्बी ने 3-3 विकेट अपने नाम किए और वेस्टइंडीज की पूरी टीम 93 रनों पर ढेर हो गई थी। इस तरह केन्या को वनडे क्रिकेट में पहली जीत हासिल हुई, लेकिन फिर आगे इस विश्व कप में यह टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस विश्व कप के बाद आईसीसी ने केन्या और बांग्लादेश टीम को वनडे स्टेटस सौंप दिए, जिसके बाद इस देश ने कवांड्रागुलर टूर्नामेंट होस्ट किया और फिर दिसंबर 1996 में नीदरलैंड ने केन्या का दौरा किया, जिसमें केन्या ने सीरीज के सभी मैच अपने नाम किए थे। साल 1997 में एक बार फिर आईसीसी ट्रॉफी का आयोजन हुआ, जिसमें केन्या ने फाइनल तक का सफर तय किया था, जहां टीम बांग्लादेश से हार गई थी। केन्या के कुछ खिलाड़ियों की माने तो यहां से बांग्लादेश और केन्या के बीच ठीक उसी तरह की प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई थी जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच देखी जाती है और इसी प्रतिद्वंदिता में साल 2004 तक केन्या सिर्फ एक वनडे मैच में हार के साथ बांग्लादेश से आगे थी। साल 1998 में केन्या ने भारत का दौरा किया और बांग्लादेश और भारत के साथ ट्रायंगुलर वनडे सीरीज में हिस्सा लिया। इस सीरीज का फाइनल मैच केन्या और भारत के बीच 28 मई के दिन खेला गया था, जिसमें एक बार फिर केन्या ने सबको चौंकाते हुए भारतीय टीम को 69 रनों से हरा दिया था। साल 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए क्रिकेट टूर्नामेंट में केन्या ने तीसरे स्थान पर आकर अपना सफर खत्म किया था। साल 1999 विश्व कप में आसिफ करीम ने केन्या की कप्तानी की थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में केन्या कोई भी मैच जीत नहीं पाई थी। इसका सबसे बड़ा कारण था केन्या की टीम पहली बार इंग्लिश कंडीशन में खेल रही थी, जिसका अनुभव इस टीम के किसी भी खिलाड़ी को नहीं था। 21वीं सदी का आगाज केन्या ने आईसीसी इमर्जिंग नेशन टूर्नामेंट जीतकर किया था। इसके बाद भारतीय दौरे पर इस टीम को सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा था। साल 2003 में हुए विश्व कप में केन्या ने को होस्ट की भूमिका निभाई थी। केन्या की शुरुआत टूर्नामेंट में अफ्रीका से मिली हार के साथ शुरू हुई। उसके बाद केन्या ने श्रीलंका, बांग्लादेश और कनाडा को हराकर सबको चौंका दिया था। उसके साथ ही जब न्यूजीलैंड ने केन्या के साथ अपना मैच फॉरफेटेड कर दिया तो केन्या विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंच गई। इस तरह केन्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में अभी तक एकमात्र एसोसिएट सदस्य है जिसने विश्व कप सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। सेमीफाइनल में केन्या भारत से हारकर बाहर हो गई थी। 2003 विश्व कप केन्या के क्रिकेट सफर में अब तक का सबसे खूबसूरत मौका था। जिसके बाद साल 2004 में केन्या क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे सफल चेयरमैन जिमी रियानी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इस पद पर आने वाले लोग अपने काम को सही तरीके से नहीं संभाल पाए। देश की गवर्नमेंट का क्रिकेट को लेकर उदासीन नजरिया, खराब फाइनेंशियल हालात और लगभग खत्म होने की कगार पर खड़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर साल 2003 के बाद इस देश को अच्छे खिलाड़ी देने में नाकामयाब रहा। साल 2003 में स्टीव टिकोलो की कप्तानी में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले ज्यादातर खिलाड़ी उम्र में 30 का आंकड़ा पार कर चुके थे, इसलिए केन्या को जल्द ही नए खिलाड़ियों की जरूरत थी जो पूरी नहीं हो पाई। और ऊपर से केन्या की तरफ से खेल रहे खिलाड़ियों ने 2003 विश्व कप के बाद अलग अलग कारणों के चलते हड़ताल का रास्ता अपनाना भी शुरू कर दिया था। इन सब का असर यह हुआ कि केन्या की टीम विश्व कप के बाद अगले 3 सालों में सिर्फ 2 ही वनडे मैच खेल पाई थी। कुछ ही समय पहले अपने शानदार प्रदर्शन के कारण टेस्ट स्टेटस के बिल्कुल करीब माने जाने वाली इस टीम को सबसे बड़ा धक्का तब मिला जब मॉरिस ओडुम्बी को मैच फिक्सिंग के मामले में अगस्त 2004 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बैन कर दिया गया था। साल 2006 की शुरुआत में एक बड़े कर्ज में डूबे केन्या क्रिकेट बोर्ड को अपना नाम बदलकर क्रिकेट केन्या रखना पड़ा और अब वह समय आ गया था जब कोई भी ब्रांड इस टीम पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं था।
एक समय अपने चिर प्रतिद्वंदी बांग्लादेश से आगे निकल चुकी केन्याई टीम लगातार बांग्लादेश के खिलाफ हारने लगी। आईसीसी इंटरकॉन्टिनेंटल कप और डिवीजन टूर्नामेंट्स में अच्छे प्रदर्शन के बाद केन्या को साल 2007 विश्व कप में हिस्सा दिया गया, लेकिन यहाँ वो पुराना प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था। 1 सितंबर साल 2007 को केन्या ने अपना पहला T20 मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जिसमें इस टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। साल 2007 T20 विश्व कप में केन्या को सभी मैचों में हार का सामना करना पड़ा। विश्व कप 2011 में भी हालत समान ही रहे। इसके बाद अपने लोगों से ही चोट खाई यह टीम लगातार गर्त की तरफ बढ़ती रही। साल 2012 में कोचिंग स्टाफ और कुछ खिलाड़ियों को हटाकर बदलाव लाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी कारगर साबित नहीं हुआ। साल 2014 में अगले विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने की स्थिति में केन्या से ओडीआई स्टेटस भी छिन गया था, यानी कि अब इस देश का स्थान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कहीं भी नहीं था। पिछले लगभग 6 सालों से कुछ एक मैचों को छोड़ दें तो इस देश को किसी भी बड़ी टीम के साथ खेलने का मौका नहीं मिल पाया था और आगे भी यह सिलसिला जारी रहा। केन्या ने अपना आखिरी वनडे मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ साल 2014 में खेला था। हालांकि साल 2018 में आईसीसी के नियमों में हुए कुछ बदलाव के चलते T20 मैचों का सफर अब भी चल रहा है। साल 2017 तक आईसीसी ने इस देश की क्रिकेट को सुधारने के लिए $17 मिलियन का भुगतान किया था, लेकिन यह रकम कहां खर्च हुई किसी को पता ही नहीं है। फिलहाल मार्च 2021 से इस देश की क्रिकेट को फिर से खड़ा करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कमेटी काम कर रही है। अब यह रास्ता कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कुछ बहुत ही शानदार खिलाड़ी देने वाला है देश क्रिकेट के क्षेत्र में अपनी सरकार और क्रिकेट प्रशासन से मिल रहे असहयोग का जख्म सहन कर रहा है, जो नासूर बन गया है। उम्मीद करते हैं कि केन्या में क्रिकेट फिर से अपने शबा पर पहुंच जाए। इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस श्रृंखला के पहले एपिसोड में हमने अफगानिस्तान क्रिकेट इतिहास के बारे में बताया हुआ था, तो अभी तक जिन दर्शकों ने वो वीडियो न देखी हो उसे आप जाकर के देख सकते हैं। हम आगे भी इसी तरह के वीडियोस इस सीरीज में लेकर के आते रहेंगे, अलग अलग देशों के क्रिकेट इतिहास के बारे में बताते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।